Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, physical and chemical changes. ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं हमारी डेली लाइफ में. ठीक है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज है. ठीक है, वो सब हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं. तो देखो, चेंजेस जो होते हैं हमारी डेली लाइफ में दो तरह के होते हैं. कुछ होते हैं फिजिकल चेंज और कुछ होते हैं केमिकल चेंज. जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. ठीक है, और जिन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, एक्चुअल में क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस? तो देखो, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, चेंज ओनली इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, टेम्परेचर एंड स्टेट. ठीक है, अगर इस तरह के चेंजेस होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. जिसमें क्या हो, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसमें केवल उसकी साइज़ या उसकी शेप या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो इस तरह के चेंजेस हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. ठीक है, अब फिजिकल चेंज जो होते हैं इनमें भी दो तरह के चेंजेस होते हैं. कुछ रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखो, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, रिवर्सिबल क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने कोई चीज़ है ना, फोल्डिंग ऑफ पेपर को फोल्ड किया तो जिससे हम वापस उसको अपनी स्टेट में ला सकें. ठीक है, जैसे एक पेपर को फोल्ड किया और उसको फिर से हम प्लेन कर सकते हैं अनफोल्ड करके. ठीक है, वापस से वो अपनी पुरानी स्टेट में आ गया, वापस से अपनी पोजीशन में आ गया. इस तरह के चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल. ठीक है, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है ना, पानी को हम गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद वो ठंडा होगा और वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा. और जैसे सॉल्ट डिजॉल्व इन अ वाटर. ठीक है, अगर आपने पानी में नमक घोला, ठीक है, आपने क्या करा, उस पानी को बॉईल किया, इवेपरेट किया, तो पानी उड़ जाएगा, नमक वापस से हमें मिल जाएगा. तो इस तरह के चेंजेस जिसमें सिर्फ स्टेट में चेंज होता है, इस तरह के चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल. इन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस, जिसमें हम उस सब्सटेंस को वापस से अपनी पोजीशन में ला सकते हैं. और कुछ चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल क्या होते हैं, जैसे कि कटिंग वेजिटेबल्स. ठीक है, आपने वेजिटेबल्स को कट किया, अब उससे कोई नई चीज़ तो नहीं बनी, काटा तो सब्जी वही रहेगी. ठीक है, एप्पल को काटा तो एप्पल ही रहेगा, कुछ और थोड़ी ना बन जाएगा. लेकिन क्या हम उसको वापस से जोड़ सकते हैं, वापस से पुरानी शेप में ला सकते हैं? अगर शेप में चेंज हो जाए, ठीक है, और वो वापस से अगर पुरानी पोजीशन में नहीं आ सकता, इस तरह के चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल. ठीक है, जैसे क्रशिंग ऑफ कैन. आपने कोई कैन है, ठीक है, मेटल का कैन है, उसको आपने क्रश कर दिया, तो आप उसको फिर से कैन बना सकते हो क्या, पुराना वाला? नहीं बना सकते ना. तो ये भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज. कटिंग अ पेपर को आपने काट दिया, ठीक है, वापस से काट के आप उसको पुराना पूरा एक पेपर बना सकते हो. ठीक है, आप सेलो टेप लगा दोगे, लेकिन आपने कुछ ऐड किया उसमें, है ना, वापस से वो अपनी पुरानी उस पोजीशन में नहीं आएगा. ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस जिसमें कोई नई चीज़ तो नहीं बनती है, लेकिन उसकी शेप या साइज़ में चेंज आ जाए, इस तरह के चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस एंड इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस. ठीक है, जब क्या होता है कि किसी भी चीज़ से हम कोई केमिकल चेंज उसके अंदर हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो और कोई नई चीज़ हमें मिल जाए उससे. ठीक है, कोई नई चीज़ बन जाती है, तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेस. जैसे कि एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, आपने देखा होगा लोहे की हम कोई चीज़ अगर लेके आते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब उस पर मॉइस्चर आता है उसके बाद उसमें रस्ट आना स्टार्ट होता है. ठीक है, ऊपर एक लेयर उसके ऊपर आने स्टार्ट हो जाती है ब्राउन कलर की, उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, इसी तरह से दूध से दही का बनना, दही से वापस दूध बना सकते हो क्या? नहीं. क्या हुआ, उसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से वो दूध किस में चेंज हो गया, दही में. ठीक है, पनीर का बनना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस के अंदर आती हैं. ठीक है, इसी तरह से सेटिंग ऑफ कर्ड. ठीक है, बता दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया. और लाइटिंग ऑफ फायरवर्क. ठीक है, आप आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पटाखा क्या हुआ, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज हुआ, उसके बारूद से वो फट गए और उसमें क्या हुआ, एकदम से लाइट जनरेट हुई, साउंड जनरेट हुआ. ठीक है, क्या क्या बना, जब हमने फायरवर्क जब किया तो क्या हुआ, ठीक, क्रैकर्स हमने जब जलाए तो उसमें से एक तो लाइट, ठीक है, लाइट निकलती है, साउंड निकलता है और हीट निकलती है. ठीक है, तो जब भी हम क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, लाइट, साउंड और हीट, ये तीन चीज़ें उसमें जनरेट होती है आफ्टर केमिकल चेंज. ठीक है, और बेकिंग ऑफ अ केक. ठीक है, आपने एक केक को बेक किया, पहले आपने क्या किया, उसका बैटर बनाया. बैटर कैसा होता है, लिक्विड होता है. जब आपने उसको ओवन में सेट करने के लिए रखा तो वो किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड में आ गया.
ठीक है। स्पॉन्जी केक आपका बन गया, उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ जिससे उसकी स्टेट भी चेंज हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। यस, नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा। किसी बार एक ही चीज़ में दो हमको चीज़ें देखने को मिलती है। कैसे, जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ठीक है, आपने कैंडल जलाई, जब आप एक कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, उसका जो वैक्स होता है, मोम, ठीक है, वो क्या होता है, पिघल के नीचे गिरने लगता है। तो मोम का पिघलना क्या है, मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम उसको बर्न कर रहे हैं, बर्न करने से क्या हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, उसमें से गैस निकल रही है, तो उस गैस का निकलना एक केमिकल चेंज है, यानी कि एक ही चीज़ के अंदर दो चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहा है और केमिकल भी हो रहा है। तो इस तरह से बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, दोनों का एग्जाम्पल है। सेम इसी तरह कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, जब भी हम खाना पकाते हैं तो हम क्या करते हैं, वेजीज कट करते हैं। वेजिटेबल को कट करना क्या है, एक फिजिकल चेंज है, आपने कट किया, उसकी शेप को चेंज किया है सिर्फ, अभी तक उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कट करना क्या है, एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद जब हम उसको कुक करते हैं, पकाते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो सब्ज़ी बनके तैयार होती है वो क्या होती है, जो पकी हुई सब्ज़ी है वो एक केमिकल चेंज है, आप उससे वापस से कच्ची सब्ज़ी नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जब हमने फूड कुक करा उसके अंदर फिजिकल चेंज भी आया और केमिकल चेंज भी आया, ठीक है। इस तरह से दो चेंजेस उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होनी है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स जब आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो उससे हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट से मिलके हमें क्या मिलता है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो न्यू सब्सटेंस बना है वो तो है प्रोडक्ट, और जिसके बीच रिएक्शन हुई है वो क्या है, रिएक्टेंट्स। जैसे कि आपने एक एप्पल को कट किया, बीच में से आपने कट किया, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसके ऊपर जो कटिंग सरफेस है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। वो लेयर क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, उस एप्पल का ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे, उसके ऊपर, जब तक उसके ऊपर एप्पल पूरा था, उसके ऊपर एक जो लेयर थी ऊपर का, जो उसका कवर होता है एप्पल का, मतलब ठीक है, टॉप सरफेस होती है, वो क्या करती है, उसको केमिकल रिएक्शन से बचाती है। केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब वाटर भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, अब उसके अंदर जो एप्पल है, एक्चुअल में जो एप्पल है उसमें क्या हुआ कि जब वो एयर के इसमें आया, कांटेक्ट में आया, तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलके रिएक्ट करी, और रिएक्ट करके उसने उसके ऊपर एक लेयर बना दी, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और कट करना क्या हुआ, उस एप्पल को कट करना फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर में देखने को मिलती है। अब देखें कुकिंग ऑफ फूड, ये आ गया समझ में आपको। अब देखें फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सच दैट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम, ठीक है। इसमें इंटरनल कंपोजिशन जो होती है फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की, वो वही रहती है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इसके अंदर बनता है, ठीक है। इट इज़ अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन फॉर्म। जो नई चीज़ बनी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, वो भी अलग होती है पुराने वाले से, ठीक है। अब फिजिकल चेंज जो होता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज़, कलर, सब्सटेंस, ठीक है, ये सब इसमें चेंज होता है। शेप, साइज़, कलर, ये सब चेंज हो जाएगा। बाकी उसकी जो एक्चुअल वो चीज़ है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज नहीं होंगी। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं केमिकल चेंज में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती हैं। मीन्स एक नया ही सब्सटेंस, एक नया ही प्रोडक्ट बन के सामने आता है, ठीक है। जैसे फिजिकल चेंज में टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आपने क्या करा, आइस जमाई, आपने आइस जमाई, तो आप क्या करोगे, जब उसको मेल्ट करोगे वापस से वो पानी बन जाएगा, ठीक है। ये एक फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज़ को कट कर दिया आपने, लेकिन वो ट्री ही रहा, कट करने के बाद भी वो कुछ और तो नहीं बन गया, ट्री ही रहा, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको बर्न कर दिया, वुड को आपने बर्न करा, तब क्या हुआ, वापस से वो लकड़ी रही क्या, वो तो राख बन गई, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ वुड, पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ कर्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, केमिकल चेंज के, ठीक है।
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मैंने आपको बताया इस तरह से रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, यानी न्यू सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर चेंज ऑफ कलर कैसे, जैसे इन सम रिएक्शंस केमिकल चेंज इंडिकेटेड बाय द चेंज इन कलर द कट सरफेस ऑफ हाफ, मैंने भी बताया जैसे कि हाफ कट एप्पल है, उसके ऊपर क्या होती है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देखो जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन जब हम मिक्स करेंगे तब क्या होगा, AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ मिक्स करेंगे तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा जिसे हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। उसके अंदर आपने देखा होगा कोई भी जब लैब में अगर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन कराएंगे उसमें एक वाइट कलर के ऐसे ऐसे मतलब वो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपको दिखाई देंगे अलग से सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, छोटे छोटे से, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, बेकिंग सोडा को जब हम लाइम जूस के साथ मिक्स करेंगे, बेकिंग सोडा खाने का सोडा जो होता है घर में हम यूज़ करते हैं, उसे हम जब लेमन जूस के साथ मिक्स करेंगे, नींबू के, ठीक है, नींबू पानी के साथ में मिक्स करते हैं तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये बबल्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, जब उन दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है, उसके बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ लाइट एंड साउंड, जब भी आप क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स जलाते हैं, फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, जलाने के बाद में उसमें से हीट भी जनरेट होती है, ठीक है, लाइट भी जनरेट होती है और साउंड भी निकलती है, तीन चीज़ें उसके अंदर निकलती है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। जनरेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी चीज़ पुरानी बहुत दिन तक रखी हुई है फ्रिज में, या फिर हमने कोई चीज़ है ना, खाना आपका रखा हुआ है तो उसमें उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, खाना आपने रखा हुआ है, गर्मियों में तो बहुत जल्दी ऐसा होता है कि रिएक्शंस बहुत जल्दी होती है खाने में और वो बदबू मारने लगता है, उसकी स्मेल चेंज होता है, जैसे दूध में स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर आपने दही उसका बन गया तो दही में खट्टी खट्टी से स्मेल आती है, ठीक है, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा कि रॉटन एग, ठीक है, कोई पुराना एग है, ठीक है ना, तो मतलब तो वो क्या होगा, पका हुआ कुछ होगा, पुराना एग होता है, उसकी स्मेल भी अलग होती है, ठीक है। इसी तरह से कर्ड की स्मेल होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। अब देखो दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं कि केमिकल रिएक्शंस वेयर हीट इज एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसी भी रिएक्टेंट्स, कोई भी रिएक्टेंट्स हैं हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि फायर क्रैकर्स, ठीक है, जब फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या हुआ, जब हमने पटाखे में आग लगाई उसने उस आग को एब्जॉर्ब किया और क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, किस फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में, हीट लाइट और साउंड की फॉर्म में एनर्जी उसमें जनरेट हुई, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, हीट का एब्जॉर्प्शन, यानी फायर क्रैकर्स जब हम बर्न करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक, जब हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसी तरह से जब हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हीट का रिलीज होना क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इस तरह में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, वाटर इज एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब टू कवर वाटर इनटू वाटर वेपर। देखो अब जब वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या करेगी, जब हम उसको कंडेंस करेंगे, उसको ठंडा करेंगे तो वो हीट रिलीज करेगी, हीट रिलीज करके वापस किस में चेंज होगी, वाटर में, तो इस तरह रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट रिलीज हो, हीट को हम कम करके उसको हम अगर चेंज करते हैं उसमें तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हीट का एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक, हीट का रिलीज होना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। सम कॉमन केमिकल चेंजेस, अब कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस जो हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमारे घर में कोई भी लोहे की अगर चीज़ है, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है खुरदरी खुरदरी सी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, क्या बोलते हैं उसे, हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। जैसे कि केमिकल चेंज होता है, ये ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, ये मिलके रस्ट बनाते हैं, ठीक है। कब होता है, जब लोहे के ऊपर अगर हमने पानी गिरा दिया, पानी गिराया तो क्या हुआ, उसने क्या करा, ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करी और उसने क्या बना दिया, रस्ट बना दिया, ठीक है। इसकी अगर हम रिएक्शन की बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो देखो ये हो गया Fe, ठीक है, प्लस O2, आयरन ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और प्लस वाटर यानी कि H2O, ठीक है। इसमें जब तक आयरन में तब तक रस्ट नहीं लगेगा जब तक ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा,
अगर इसके अंदर आयरन पे, लोहे पे अगर हमने पानी लगा दिया, पानी लगाते ही पानी तो आ ही गया, साथ में एयर से उसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो पानी भी मिल गया, पानी के साथ ऑक्सीजन भी मिल गई आयरन के साथ में मिलके, तब ये क्या बनाएगा, इसके साथ जो बनने वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, Fe2O3.XH2O। ठीक है, क्या बनेगा इससे, Fe2O3.XH2O। इसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, रस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, फेरस, फेरस भी बोलते हैं हम इसे, और इसे हम आयरन भी नॉर्मल लैंग्वेज में आयरन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, इन तीनों ने रिएक्शन करा, Fe और O2 की रिएक्शन हुई तो Fe2O3 बनेगा। ठीक है, सॉरी Fe2O3 बनेगा। तो ये तो हो गया क्या, और इसके साथ में अगर वाटर भी मिल गया, X मॉलिक्यूल्स वाटर के मिल गए, इसने मिलके क्या बना लिया, रस्ट। तो इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, फिर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अगर हमको रस्टिंग के लिए प्रिवेंशन करना है तो हम क्या करते हैं, तो देखो, दिस कैन बी डन बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विद ऑयल, ग्रीस और पेंट। हम क्या करें, अब आपने देखा होगा कि जो हम विंडोज़ में जो लगाते हैं, ठीक है, ग्रिल्स लगाते हैं आयरन की, उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि वो जैसे आएगी तो रस्ट क्रिएट होगा, तो उससे बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, या ऑयलिंग करते हैं, या ग्रीसिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि अगर हमने उसको कोट कर दिया, आयरन को अगर हम जिंक से कोट कर देते हैं, अगर उसके ऊपर जिंक की एक लेयर लगा दी हमने, तब भी क्या होगा, उसमें रस्टिंग होने से बच जाएगा। इसी तरह से फॉर्मिंग अलॉयज ऑफ आयरन बाय केमिकल कंबाइनिंग इट विद सर्टेन अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग। अब हम क्या करें, एक और तरीका है, 3 तरीके हम यूज़ करते हैं। एक है आयरन को हम अलॉय की फॉर्म में चेंज कर दें, यानी किसी और मेटल के साथ इसको मिक्स करके फिर हम इससे जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो अगर यूटेंसिल्स बनाएंगे तब इसमें क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। यानी हमें इसको किसी और मेटल के साथ मिक्स करके आयरन को तब हम यूज़ कर सकते हैं, तब इसमें रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ये प्योर आयरन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जब भी क्या होता है कि हम कट करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक जो ब्राउन लेयर आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसका ऑक्सीडेशन हो गया यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही, कट करने के बाद जब वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो उसके ऊपर ब्राउनिंग एक लेयर आ जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें कि भाई इसका ऑक्सीडेशन ना हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम थोड़े टाइम बाद अगर यूज़ करना चाहें तो हम कैसे यूज़ करेंगे। एक तरीका है कि हम उसमें लेमन जूस ऐड कर दें, उसके ऊपर लेमन अगर हम डाल देते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने से हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम फ्रूट चाट बनाते हैं, उसमें हम लेमन अगर जूस डालते हैं तो हम फ्रूट चाट्स को थोड़ी देर बाद भी खा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वेजिटेबल्स को अगर हम कट करते हैं तो उसमें पानी में उसको डिप करके रखें, तब भी हम उसकी ब्राउनिंग होने से रोक सकते हैं। तो वेजिटेबल्स को कट करें तो उसको पानी में रखें। आलू जैसे कि आपने देखा होगा, आलू को बहुत जल्दी अगर हम खुले में रखते हैं तो वो ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर आती है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, आलू को कट करके पानी में डाल देंगे। ठीक है, तब भी ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह से क्या, ये सब चीज़ें हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम विनेगर डाल के रखते हैं तो बहुत टाइम तक अचार वगैरह ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पूरे साल के लिए रखना होता है, तो उसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं, जिससे भी ये बच जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और विनेगर में एक रिएक्शन अगर हम कराएं तो क्या होगा, तो उसमें एक तेज़ गंध निकलेगी जिसे हम बोलेंगे ब्रिस्क इफरवेसेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रिस्क इफरवेसेंस, यानी उसमें तेज़ दुर्गंध आएगी जब भी हमने। अब देखो विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है 4 to 6% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड तो हमने कितना लिया, 4 से 6% ही लिया, बाकी उसमें वाटर को ऐड कर दिया। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विनेगर। ठीक है, इसकी जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसमें एक तेज़ गंध निकलेगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल, नया कंपाउंड बना तभी तो उसके अंदर तेज़ गंध आई। ठीक है, जब भी आपको स्मेल अगर चेंज हो जाए समझ जाना उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक केमिकल उसका वो है। ठीक है, यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी दो चीज़ों के बीच अगर हमने रिएक्शंस करवाई है ना, तो उसमें एक सब्सटेंस आया, उसने दूसरे को डिस्प्लेस किया और वो खुद उसकी जगह आके
ऐड हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे मैं आई, यहाँ पे कोई और टीचर था, वो इधर शिफ्ट हो गया, मैं इधर आ गई, इसका मतलब मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। तो देखो ये केमिकल रिएक्शंस होती है, इसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, उसकी प्लेस से हटा देता है और खुद उस जगह पर आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन की अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन कराते हैं, तो आपने देखा कि आयरन मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर के, तो वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। यानी कि अगर हम CuSO4 की रिएक्शन कराते हैं आयरन के साथ में, तो क्या बनेगा, FeSO4 + Cu। ठीक है, FeSO4 यानी कि यहाँ पे सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट था, तो ये कॉपर को हटा दिया इसने और आयरन इसके साथ ऐड हो गया, यानी क्या बन गया, आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, मोर रिएक्टिव कौन हुआ, आयरन, और लेस रिएक्टिव कौन हुआ, कॉपर। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 मोर सब्सटेंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन यानी कोई एक बड़ा वो है, कंपाउंड है, एक कंपाउंड को ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी उसको अलग अलग कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाना। ठीक है, यानी कि जैसे कि when we heat calcium carbonate, calcium oxide and calcium dioxide are produced। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आपने हीट दी, अब आप हीट देंगे तो कैल्शियम और कार्बोनेट से क्या बनेगा, एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ में निकल जाएगी और दूसरा उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक होगा कैल्शियम, कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन आएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और क्या बचेगा उससे, कार्बोनेट में CO3 था तो उसके अंदर CO2 रह जाएगा और एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जाके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगी, यानी कि CaO + CO2। ठीक है, अगर हम CaCO3 को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो बनेगा CaO + CO2, दो उसमें चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसी का उल्टा हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अगर आपने क्या करा, ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दिया तो उसी को हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन विच 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दो सिंपल कंपाउंड वो हैं, सब्सटेंसेज हैं, उनको हमने ऐड किया तो उनसे क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बन बर्न्स इनटू ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CO2 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, यानी क्रिस्टल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, प्योरेस्ट सॉलिड होते हैं, फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी एक वो होती है, सॉलिड शेप होती है। ठीक है, कॉमन सब्सटेंस जैसे कि शुगर, सॉल्ट, एलम, ये क्या है, मेड ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स के बने होते हैं। ठीक है, कौन कौन, शुगर, सॉल्ट्स और एलम। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसकी एक टेक्निक है टू यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। ठीक है, एक इम्प्योर सैंपल से प्योर, अगर हम सब्सटेंस को हमें यूज़ करना है, बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। अब इसमें क्या हो रहा है, इम्प्योर से हम प्योर में चेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही है। इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, जैसे आपने 50 ml वाटर लिया, ठीक है, एक टम्बलर में, और इसमें 10 मिलीग्राम आपने सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, अब सैचुरेशन क्या होता है कि आपने पानी में आप सॉल्ट ऐड करते जा रहे, कुछ टाइम तक तो वो डिजोल्व होता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो नमक होगा वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस पोजीशन में आ गया, सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है। अब इससे ज़्यादा नमक आप उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन फिर आपने क्या करा, फिर आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया। अभी तक आप नॉर्मल इसको घोल रहे थे नमक को, लेकिन अब ये बंद हो गया घुलना, तो आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया। जैसे आप हीट देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वो नमक तो घुल रहा है, अगर आप और ऐड करेंगे तो वो भी घुलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ऑन कूलिंग, जब आप इसको कूल करेंगे तो वापस से आप देखेंगे कि उसके अंदर जो नमक था वो नमक की फॉर्म में आ गया और पानी अलग होता जा रहा है। इसका मतलब वो हो जाएगा सुपर सैचुरेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेशन स्टेट। हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ सी। अब देखो, समुद्रों से हमको सी जो होते हैं, समुद्र में से हम देखते हैं नमक कहाँ से बनाते हैं, हम समुद्र से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी होता है उसको छोटे छोटे पॉन्ड्स के फॉर्म में अलग अलग उसमें गड्ढों में उसको इकट्ठा करते हैं,
फिर जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होता है और नमक नीचे एक लेयर नमक की फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी से नमक को बनाते हैं। तो जो सॉलिड रेसिड्यूज बचते हैं वाइट कलर के, उसी को हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बुक वाले क्वेश्चंस भी और जो इसकी नोटबुक वाले क्वेश्चंस हैं वो भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।